फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 46। इसके पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है मॉक टेस्ट सीरीज़ करके, तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फॉलोइंग फैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मुफा। मुफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से जो ये भी फैट दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा फैट है जो रिचेस्ट सोर्स है ऑफ मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक मुफा होता है, एक होता है PUFA, पूफा। ठीक है, तो आपको पूफा का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुफा इज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा का फुल फॉर्म आपको बताना है। और ये जो सोर्स दिए हुए हैं ऑयल फैट के सोर्स, तो ऑलिव ऑयल में मुफा जो है रिचेस्ट सोर्स होता है। ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो इसमें मुफा मिलता है। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेजर फंक्शन ऑफ जिंक इन द ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में जिंक का मेन फंक्शन क्या है। जिंक जो है, जिंक जो एलिमेंट है, ये ह्यूमन बॉडी में किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, DNA एंड RNA सिंथेसिस, बोन हेल्थ एंड विजन। तो जिंक का जो मेन फंक्शन है वो है DNA एंड RNA सिंथेसिस का। ठीक है, जो बॉडी में जो DNA और RNA सिंथेसिस होता है उसमें जिंक जो है उसमें हेल्प करता है। जिंक का मेन फंक्शन है DNA और RNA की सिंथेसिस में हेल्प करना। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ये आयरन एंड प्रोटीन मिलके बनता है। बोन हेल्थ कैल्शियम पर डिपेंड करता है। विजन विटामिन A जो है वो विजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिंक का जो मेन फंक्शन है वो है DNA एंड RNA सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मेन्यू वेयर फूड आइटम्स आर प्राइस्ड सेपरेटली इज कॉल्ड। ऐसा मेन्यू जहाँ पे फूड आइटम्स को जो है अलग अलग प्राइस किया जाता है। जैसे हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में कहीं बाहर खाना खाने गए तो वहाँ पे देखो एक साइड पे प्राइस लिखा होता है, एक साइड पे ऐसे मेन्यूज़ लिखे होते हैं, तो आपको जो चाहिए वो आप सेपरेटली मंगा सकते हैं। तो इस टाइप के मेन्यू को क्या कहते हैं, इस टाइप के मेन्यू को कहते हैं अला कार्टे मेन्यू, या फिर इसको चॉइस मेन्यू भी बोलते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे दिया है कि फूड आइटम्स आर प्राइस्ड सेपरेटली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अला कार्टे। इसका एक नाम और है, वो है चॉइस मेन्यू। सेट मेन्यू जहाँ पे सब पूरा एक मेन्यू दिन भर का मेन्यू या सेट होता है उसको बोलते हैं सेट मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू जो एक टाइम इंटरवल पे चेंज होता है, लाइक 7 दिन का एक मेन्यू पूरा बना के रख दिया तो 7 दिन वही चलेगा, 7 दिन के बाद फिर वही रिपीट होगा। 15 दिन का बना दिया या 1 मंथ का बना दिया, तो एक टाइम इंटरवल के बाद जो मेन्यू रिपीट होता रहता है उसको बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। जैसे हॉस्टल्स में होता है। उसके बाद टेबल डे हॉटे। टेबल डे हॉटे में जो मेन्यू होता है वो फिक्स्ड मेन्यू होता है। इसको एक वर्ड और है, उसको बोलते हैं होस्ट ऑफ द टेबल। ये इसमें फिक्स्ड मेन्यू होता है। तो अगर टेबल डे हॉटे दिया है तो कभी मैचिंग में आ जाता है, उसके सामने में दे सकते हैं कि फिक्स्ड मेन्यू भी दे सकते हैं, होस्ट ऑफ द टेबल भी दे सकते हैं, तो ये होता है टेबल डे हॉटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइल वॉशिंग कॉटन फैब्रिक कलर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लीडिंग बाई यूजिंग। जब कॉटन के कपड़े धोते हैं, जो कलरफुल कॉटन के कपड़े हैं उनमें से कलर निकलता है, तो उसमें क्या ऐड करके जो कपड़ों का कलर निकल रहा है उसको रोका जा सके, तो कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं। जो स्पेशली फॉर जो कॉटन फैब्रिक्स हैं उनमें कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है, जिससे कलर जो है कपड़े से कलर ना निकले। ये विनेगर जो है वो प्रोटीन के, सिल्क एंड वूल के कपड़े अगर हैं तो उसके लिए विनेगर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सेसमीरा। इसका कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि सेसमीरा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है, सैंड पेपर, कॉटन, फैब्रिक, ये सभी है एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन विच एलिमेंट ऑफ आर्ट। यहाँ पे आर्ट का एलिमेंट पूछा गया है कि सैंड पेपर है,
कॉटन है या कुछ और फैब्रिक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। कौन से एलिमेंट ऑफ आर्ट के एग्जाम्पल हैं? देखो सैंड पेपर का टेक्सचर कुछ और होगा, उसको जब टच करेंगे तो वो कुछ खुरदरा फील होगा, जब कॉटन को टच करेंगे तो वो कपड़ा जब टच करेंगे तो थोड़ा सा कुछ और फीलिंग आएगी, सिल्क का कपड़ा टच करेंगे तो और दूसरी फीलिंग आएगी। तो ये जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है इसको बोलते हैं टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजी थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो इकोलॉजी थ्योरी है उसको किसने दिया था? तो इकोलॉजी थ्योरी जो है उसको दिया था ब्रोनफेन-ब्रेनर ने, ठीक है। इवॉन पैल्वो ने दी थी कंडीशनिंग थ्योरी, एल्बर्ट मंड्यूरा ने दी थी बिहेवियर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री निकेतन प्रोजेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट था रूरल डेवलपमेंट का उसको किसने स्टार्ट किया था? तो जो श्री निकेतन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था बाय द रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज फॉल्स, जब रिसर्च करते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं। तब अगर हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, बट द एक्सपेरिमेंटर मिस्टेकली एक्सेप्ट इज, बट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने गलत वाली हाइपोथेसिस मिस्टेकली, गलती से उसने गलत वाली हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली और उसी पे काम कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? जब हाइपोथेसिस गलत हो और उसको एक्सेप्ट कर लें तब होती है टाइप 2 एरर। जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट कर दें तब होती है टाइप 1 एरर, ठीक है। मीन्स हाइपोथेसिस सही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये टाइप 1 एरर है। जब हाइपोथेसिस गलत है और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये टाइप 2 एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देखो यह है कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन इज यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन फॉलोइंग फूड प्रिपरेशन। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? जब सीरियल्स और पल्स को एक साथ मिला के कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि पल्सेस आर रिच इन लाइसिन, सीरियल्स आर रिच इन मिथ्योनिन। तो पल्सेस में मिथ्योनिन नहीं होता है, सीरियल्स में लाइसिन कम होता है। तब जब दोनों को एक पल्सेस और सीरियल्स को एक साथ मिला के लेंगे तो सारे जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो सिंगल सीरियल या सिंगल पल्स लेने से बेहतर है कि पल्सेस और सीरियल्स को एक साथ लिया जाए। जब पल्स और जैसे दाल चावल खाना एक साथ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन। जो दाल चावल एक साथ अगर खाएंगे तो वहाँ से जो प्रोटीन मिलेगी, वहाँ से जो एमिनो एसिड्स मिलेंगे, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यही जब दाल चावल मीन्स सीरियल्स और पल्सेस को एक साथ मिला के खाते हैं तब वहाँ पे जो प्रोटीन मिलती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है? मीन्स जहाँ पे सीरियल्स और पल्सेस एक साथ नहीं है। खिचड़ी में भी सीरियल पल्सेस होते हैं, राइस एंड पल्स, ठीक है। मिस्सी रोटी, इसमें भी गेहूँ, व्हीट फ्लोर और बेंगल ग्राम फ्लोर, बेसन और आटा होता है। वेजिटेबल पुलाव मीन्स राइस, तो यहाँ पे सिर्फ सीरियल है, पल्स नहीं है। खिचड़ी, यहाँ पे भी पल्सेस एंड राइस होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है वेजिटेबल पुलाव, यहाँ पे प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी इडली हो गया, यहाँ पे दाल और, ठीक है, यहाँ मिस्सी रोटी हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। बट वेजिटेबल पुलाव जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है? ग्वाइटर, ये आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। स्टिल बर्थ, ये भी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। मेंटल रिटार्डेशन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ना कि आयोडीन की डिफिशियंसी से। तो आयोडीन की डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ग्वाइटर, स्टिल बर्थ एंड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्विल वीव फैब्रिक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वीव्स के, मीन्स तो उसमें से बताना है इसमें से कौन सा ट्विल वीव फैब्रिक नहीं है। गाबरडाइन हो गया, ड्रिल है, सर्ज है, इन सब में ट्विल वीव मिलती है देखने के लिए। बट जो कैलिको है इसमें प्लेन वीव मिलती है। तो जो कैलिको है ये ट्विल वीव फैब्रिक का एग्जाम्पल
नहीं है या फिर इसमें ट्विल वीव नहीं होती है, इसमें होती है प्लेन वीव। बाकी जो गैबरडाइन, ड्रिल एंड सर्ज हैं इनमें ट्विल वीव फैब्रिक होता है। ये कैलिको इज़ द प्लेन वीव फैब्रिक। नेक्स्ट आता है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन मेकिंग प्रोसेस। जो ट्रेडिशनल कॉटन मेकिंग प्रोसेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले कॉटन में क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स हैं उसको खेत जहाँ पे भी पूरा हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ से कॉटन बॉल्स लेके आना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, उनको कॉटन बॉल्स को लेके आएंगे। फिर गिनिंग मतलब जो बॉल्स जो कॉटन है उसको और जो उसके अंदर के जो बीज हैं उनको अलग करना, उसको बोलते हैं गिनिंग। अब गिनिंग हो गया, उसके बाद उनको ओपन खोलेंगे, उनको अरेंज करेंगे, तो ओपन एंड कार्डिंग। कार्डिंग के बाद स्पिनिंग करेंगे, देन वीविंग, क्योंकि वीविंग इज़ द लास्ट प्रोसेस, वीविंग तो लास्ट में ही होगी। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग, देन गिनिंग, देन ओपनिंग एंड कार्डिंग, देन स्पिनिंग एंड उसके बाद आता है वीविंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। ये कुछ लेजिस्लेशन या ऑर्डर या एक्ट्स हैं, इनको ईयर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है कि सबसे पहले कौन सा आया उसके बाद में कौन सा आया। HAMA, HAMA मीन्स हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। JNJ, Juvenile Justice Care and Protection Act। POCSO, Protection of Children from Sexual Offences। then PNDT, Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act। ओके, तो इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। सबसे पहले आया था हामा, ये आया था 1956 में, ठीक है। देन उसके बाद आया था PNDT, ये आया था 1994 में। उसके बाद जेवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये आया था 2000 में। उसके बाद रिवाइज होके आया 2005 में। उसके बाद रिवाइज होके आया 2016 में। तो इसमें से आप लोग पता चले आपने 2005 पढ़ा, उसके बाद बोलो कि ऑप्शन गलत है। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम 2000 में आया, उसके बाद दोबारा रिवाइज हुआ 2005 में, उसके बाद दोबारा रिवाइज हुआ 2016 में। और ये क्वेश्चन आया था 2014 के नेट के एग्ज़ाम में, तो उसमें ये 2000 वाला ऑप्शन जो है इसको सही माना गया है। और उसके बाद आया है पोक्सो एक्ट, ये आया है 2012 में, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। HAMA हामा एक्ट सबसे पहला आया 1956 में, फिर जेवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट आया 2000 में, उसके बाद पोक्सो आया 2012 में, PNDT एक्ट आया 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके ये फुल फॉर्म्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो इनको भी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद रिच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स इनको मैचिंग करना है। यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उसके बाद है प्राइमरी एजुकेशन, फंक्शनल लिटरेसी एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। एंड लिस्ट 2 में दे रखा है NLM, मनरेगा, DPEP, JSY। इसमें से अब आपको करना क्या है, अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे। जैसे प्राइमरी एजुकेशन, ये है DPEP। फंक्शनल लिटरेसी, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि 15 to 35 ईयर के जो ओल्ड ईयर के जो पर्सन हैं उनके लिए जो लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाता है उसको बोलते हैं फंक्शनल लिटरेसी, तो NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। वेज एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको पता होगा कि नरेगा के थ्रू आता है एम्प्लॉयमेंट। तो बचा क्या, JSY, जो हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज JSY। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देन आता है, उसके बाद क्या आता है, फंक्शनल लिटरेसी, NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। वेज एम्प्लॉयमेंट में आता है महात्मा गांधी मनरेगा, नेशनल रोजगार गारंटी, जो भी एक्ट है गारंटी एक्ट, रोजगार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
एज पर द एवर्ट रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर इज। देखो इसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि जो डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन मॉडल है इसको एवर्ट रॉजर्स ने दिया था। तब हमने डिस्कस किया था कि इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा था कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन मॉडल दिया किसने, और यहाँ पे इनको उन्होंने पूछ लिया कि जो 5 स्टेजेस हैं इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सी स्टेज पहले आती है उसके बाद कौन सी स्टेज बाद में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब कोई मॉडल है उसको एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा वहाँ पे इनोवेशन होगा। तो इनोवेशन के बाद कुछ लोग होते हैं जैसे कोई नया फैशन आया, ठीक है, तो हम आप जैसे देखते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आएंगे अर्ली अडॉप्टर के बाद आएंगे अर्ली मेजॉरिटी, देन आएंगे अर्ली अडॉप्टर्स, उसके बाद लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स जो सबसे बाद में अडॉप्ट करते हैं बट अडॉप्ट तो करते ही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सबसे पहले क्या है इनोवेटर्स, देन अर्ली मेजॉरिटी, फिर अर्ली अडॉप्टर्स, देन लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स, ठीक है। इनका कुछ कुछ परसेंटेज भी है, तो कभी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब हम इसको विद परसेंटेज पढ़ेंगे कि कौन से कैटेगरी में कितने परसेंट लोग आते हैं, कितने परसेंट अडॉप्टर्स आते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है assertion and reason. Inclusion of plenty of fruits and vegetable in the diet are protective against certain type of cancer. तो ये सही है क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं इनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं तो इनको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। आर इज़ द पार्शियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे बहुत कई बार होता है कि हमको समझ नहीं आता है कि जो ये आर वाला है ये करेक्ट है और उसके बाद ए वाले का जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो यहाँ पे बात किया कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डाइट में इंक्लूड करने की बात की है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यहाँ पे मेन टर्म है, और जो मेन टर्म होता है अगर उसी को लेके रीज़न में उसी टर्म को लेके सेंटेंस दिया है या उसी टर्म को एक्सप्लेन किया है, उसी टर्म के बारे में कुछ बताया है, तो जो रीज़न है ये हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे यही हुआ है, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डाइट में इंक्लूड करने की बात की है, मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंपॉर्टेंट टर्म है, और यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में ही फिर से बात की है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द पार्शियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट। सबसे पहले फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस क्या होता है, जब स्किन में देखो कभी कभी स्किन जो है निकलने लगती है, चैपिंग जैसे दीवार पे जो पेंट करते हैं वो पेंट निकलने लगता है ना कहीं कहीं पे, तो ऐसे ही स्किन में भी होने लगता है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी स्किन निकलने लगती है। जब पेंट खराब हो जाता है तो पेंट निकलने लगता है, ऐसे ही जब स्किन थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है तो स्किन निकलने लगती है, क्योंकि स्किन बनी होती है टिश्यूज़ से, ठीक है, और टिश्यू हमारे बने होते हैं प्रोटीन से। तो सिंपली कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई, तो प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होती है तब हो जाता है फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, थायमिन की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है indicate the qualities which can increase the effectiveness of communicator। मीन्स कोई कम्युनिकेटर है जो कुछ कन्वे कर रहा है कोई मैसेज, तो कम्युनिकेटर जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, या जो भी वो बोल रहा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी जो अफेक्ट करने कितना उसको इफ़ेक्टिवनेस उसकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, या क्या चीज़ें हैं जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं या उस पर अफेक्ट करती हैं। तो नॉलेज ऑफ मैसेज, हेटेरोपैथी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एम्पैथी। तो देखो नॉलेज ऑफ मैसेज सही है, जब जो भी कम्युनिकेटर है कुछ बोल रहा है, जिस भी टॉपिक पे वो बोल रहा है, अगर उसके बारे में उसके पास नॉलेज है अच्छी तो वो अच्छा बोलेगा, इफेक्टिवली बोलेगा, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ मैसेज। देन आता है हेटेरोपैथी, तो हेटेरोपैथी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी डिस्कस करते हैं। देन आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी सही है, जो भी चीज़ें हम जो भी मैसेज हम बोल रहे हैं उसके बारे में अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो वहाँ पे
जो भी हम बोलेंगे वो पॉजिटिव वे में बोलेंगे, जो लोगों को जल्दी अफेक्ट करता है। देन एम्पैथी मीन्स जो भी हमारे लिसनर्स हैं, हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो हमारे लिसनर्स के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी ये हम नेट JRF या TGT PGT की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपकी नीड है तभी आप देखोगे, अदरवाइज़ आपको अगर नीड नहीं है तो आप क्यों देखोगे। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है कि जो कम्युनिकेटर बोल रहा है या कम्युनिकेटर जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है वो उसकी ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग हो। अब हेट्रोपैथी क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होम साइंस की, ठीक है। अब होम साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वही स्टूडेंट्स तो आके, या होम साइंस से रिलेटेड जो लर्नर हैं वही लोग आके ये वीडियो देखेंगे, अदर सब्जेक्ट वाले आके तो नहीं देखेंगे। तो सेम यहाँ पे यही है। अब कम्युनिकेटर जिस भी टॉपिक पे बात कर रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो पर्सन होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, तो यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे किसी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आके अगर वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनको इतना समझ नहीं आएगा, तो उनका फीडबैक भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि होमोपैथी मीन्स एक जैसे लिसनर्स होंगे तो मैसेज की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अब अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग कैटेगरी के जब लिसनर्स होंगे तो यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए नॉलेज ऑफ मैसेज, पॉजिटिविटी एंड एम्पैथी, ये तीनों चीज़ें जो हैं कम्युनिकेटर की मैसेज को इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द करेक्ट एज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग विनिंग फूड टू एन इन्फेंट इज। इन्फेंट को विनिंग फूड जो है उनको इंट्रोड्यूस करने की करेक्ट एज क्या है। एक होता है विनिंग फूड, एक होता है सप्लीमेंट्री फूड, ठीक है। तो कहीं कहीं पे दोनों की, विनिंग फूड तो 6 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे सप्लीमेंट्री फूड दिया होता है तो उनको 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। विनिंग फूड 6 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि सप्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट करते हैं, तो उसका ऑप्शन जो है वो 9 मंथ करेक्ट ऑप्शन दिया था। एंड जो विनिंग फूड है वो तो आपको पता है कि 6 मंथ पे विनिंग फूड को जो है 6 मंथ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुफा, PUFA, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पुफा का फुल फॉर्म क्या है। एंड ये इसके आंसर्स हैं, तो इसके आंसर्स भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड पुफा का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।